हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है, आखिर तारा ने अपनी बेटियों के साथ ऐसा क्यों किया। तारा की जब शादी उसकी माँ अंबिका ने तय की, तब वो महज 17 साल की थी और उसका पति मनीष 20 साल का। मनीष के घर में उसके माँ, बाबूजी और एक छोटी बहन रहते थे। मनीष के पिता की बड़े बाजार में बहुत ही बड़ी किराना दुकान थी। तारा शादी के 6 महीने बाद ही गर्भवती हो गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा हर्षिता, और 7 साल बाद दूसरी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा कोमल। समय बीतते गया, हर्षिता 14 साल की हो गई और कोमल 7 साल की। मनीष बहुत ही आलसी किस्म का था। उसका ध्यान अपने कारोबार में कम और इधर-उधर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ज्यादा था। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी में अक्सर लड़ाइयां भी होती थी, क्योंकि छोटी से छोटी जरूरत के लिए तारा को अपने सास ससुर के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। एक दिन रात को हर्षिता ने अपने माँ पिताजी के जोर जोर से लड़ने की आवाजें सुनी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया और उसके अगले ही दिन सुबह सुबह तारा ने अपना सामान पैक किया और अपनी बेटियों के साथ मायके जा पहुंची। उसके बाद जल्द ही तारा और मनीष का तलाक हो गया और तारा अपनी माँ के घर दोनों बच्चियों के साथ रहने लगी। तारा का एक बड़ा भाई भी था, जो विदुर था। भाई का बहुत ही बड़ा कारोबार था। घर में रुपया पैसा भी अच्छा खासा था, इसलिए तारा को कोई चिंता नहीं थी भविष्य की। नानी के घर रहते हर्षिता और कोमल को 10 महीने हो गए थे। दोनों को अपने पिता से बहुत ही प्रेम था, पर इन 10 महीनों में ना तो उनके पिता उनसे मिलने आए, ना ही माँ उन्हें मिलाने ले गई। दोनों अबोध बच्चियां तलाक के मतलब तक नहीं जानती थी। दोनों अक्सर पिता से मिलने की जिद करती, तो उन्हें तारा कभी तो प्यार से समझाती और कभी जोर से डांट देती। एक दिन तारा कपड़े बैग में भरने लगी। उसे कपड़े भरते देख हर्षिता और कोमल ने पूछा, माँ आप कहाँ जा रही हैं? तारा ने कहा, मैं मुंबई जा रही हूँ। मुझे वहाँ बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है। जल्द ही सेटल हो जाऊं, फिर तुम दोनों को भी बुला लूंगी। तब तक तुम दोनों नानी के पास ही रहो। कहकर तारा मुंबई चली गई। तारा को गए 4 महीने बीत गए, पर वो एक बार भी दोनों बच्चियों से मिलने नहीं आई। जब हर्षिता और कोमल अपनी माँ के लिए रोती, तो उनकी नानी उन्हें ये कहकर समझाती कि माँ नौकरी करने गई है, आ जाएगी और जल्द ही तुम दोनों को अपने साथ ले जाएगी। कभी कभी नानी हर्षिता और कोमल की बात उनकी माँ से फोन पर करवा देती थी, जिससे दोनों बच्चियां जिद ना करे। तारा उन्हें बड़े प्यार से समझाती और वे समझ भी जाती। नानी कहती, क्या कमी है तुम्हें इस घर में? तुम्हारे मामा और मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। देखो बच्चियों, तुम्हारे पिता कोई काम काज करते नहीं थे, इसलिए तुम्हारी माँ को उनसे अलग होना पड़ा और यहाँ मायके आना पड़ा। अपनी माँ की मजबूरी को समझो। तुम्हारे मामा कुछ कहते नहीं हैं, वे तुम सबकी जिम्मेदारी उठाने को भी तैयार हैं, पर तुम्हारी माँ को ये बात खलती है कि तुम सब मामा पर बोझ बन गए हो, इसलिए वो नौकरी कर तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाना चाहती है। उसे सहयोग करो। इस तरह रोगी जिद करोगी तो तुम्हारी माँ कमजोर हो जाएगी। कोमल ने ये सुन अपनी नानी से पूछा, वे वापस कब आएंगी? नानी ने कहा, वे आती जाती रहेंगी, जब भी छुट्टी मिलेंगी तब। और फोन तो है ना, तुम दोनों फोन पर बात कर सकती हो ना। एक दिन तारा का फोन आया तो हर्षिता ने रोते हुए पूछा, माँ तुम हमें यहाँ छोड़कर क्यों चली गई? क्या हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते? तारा ने कहा, देखो बेटी, यहाँ बहुत ही समस्या है। तुम वहाँ अच्छे से रह रही हो, जब सब सेट हो जाएगा तब मैं तुम दोनों को अपने साथ ले आऊंगी। हर्षिता ने कहा, माँ कोमल तुम्हें बहुत याद करती है, हर समय तुम्हारे बारे में ही पूछती है। तारा ने कहा, तुम उसकी बड़ी बहन हो ना, और बड़ी बहन माँ समान होती है। मेरी गैर मौजूदगी में उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। कहकर तारा ने फोन रख दिया। माँ से दूर रहने का दर्द
सिर्फ बच्चे ही जान सकते हैं। माँ कितना भी उन्हें समझा ले, पर आंसू निकल ही आते हैं। हर्षिता भी फोन रख रोने लगी। तारा को मुंबई गए 8 महीने बीत गए, पर वो नहीं लौटी। दोनों बच्चियां अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन होती जा रही थी, पर बार बार पूछने पर यही जवाब मिलता कि नई नौकरी है, छुट्टी नहीं मिलेगी। जब छुट्टी मिल जाएगी तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। ये सुन कोमल रोने लगती तो हर्षिता उसे अपने सीने से लगा लेती, जिससे उसे माँ की कमी महसूस ना हो। वो अपनी छोटी बहन का बिल्कुल एक माँ जैसा ख्याल रखती, उसे समझाती, नहलाती, खाना खिलाती, रात को अपने पास सुलाती, उसे कहानी सुनाती, उसे होमवर्क करवाती। हर्षिता का मन ना पढ़ने में लगता ना ही खाने में। वो समझ नहीं पाती आखिर माँ उनसे मिलने क्यों नहीं आ रही है, ऐसी भी क्या मजबूरी है। हर्षिता का मन अपनी माँ के लिए कभी कभी गुस्से से भी भर जाया करता था, पर वो अपनी माँ के इंतजार के सिवा कर भी क्या सकती थी। इसी के साथ 2.5 साल बीत गया। जब भी तारा फोन करती, दोनों बेटियों से यही कहती, बहुत जल्द मैं तुम लोगों से मिलने आ रही हूँ, पर वो आती ही नहीं। धीरे धीरे दोनों बहनों को बिना माँ के रहने की आदत हो गई। हर्षिता कॉलेज में आ गई थी। एक दिन रात को बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। हर्षिता कोचिंग से लौटी तो पूरी तरह भीग चुकी थी। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो देखा उनकी माँ आई हुई है। तारा को देख हर्षिता बहुत ही खुश हुई। उसे देख उसके आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। कोमल तो पहले ही अपनी माँ से चिपक कर बैठी हुई थी। अपनी माँ को देख हर्षिता उनके गले लग गई और बोली, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना अब। तारा मौन ही रही, कुछ नहीं बोली। हर्षिता के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 2.5 साल बाद जो अपनी बच्चियों से मिलने की खुशी और तड़प होती है, वो हर्षिता ने अपनी माँ में महसूस नहीं की। तभी अचानक से हर्षिता से उसकी नानी ने कहा, जाओ जाकर कपड़े बदल लो, बातें तो कल भी होती रहेंगी। तुम्हारी माँ भी सफर से थकी हारी आई है, उन्हें आराम करने दो। हर्षिता नानी की बातें सुन हैरान थी। बच्चों को देख माँ बाप की थकान दूर हो जाती है, और नानी ये सब कह रही है। माँ वे भी चुप है, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तक नहीं। मैं कैसी हूँ, कॉलेज में सब कैसा चल रहा है, कोई सवाल तक नहीं। एक बार ये तक नहीं कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को बहुत ही इंतजार करवाया। हर्षिता बिना कोई सवाल किए कमरे में चली गई। कपड़े बदलकर बाहर आई तो उसने देखा कोमल टीवी देखने में व्यस्त है और माँ और नानी शायद बेडरूम में चली गई है। वो भी अपने बेडरूम में जाने के लिए मुड़ी, तभी उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो हैरान थी। उसने देखा वो आवाज माँ के कमरे से आ रही है। वो कमरे की तरफ जाने लगी, वैसे ही उसकी नानी वहां आ गई। हर्षिता ने नानी से पूछा, ये माँ के कमरे से छोटे बच्चे की रोने की आवाज? नानी ये सुन सकपका गई और चुप रही। हर्षिता अपनी माँ के कमरे में गई तो देखा माँ एक छोटे से बच्चे को गोद में ले बैठी थी। अपनी माँ की गोद में दूध मुहे बच्चे को देख हर्षिता चौंक गई और बोली, माँ ये बच्चा किसका है? तारा भी अपनी बेटी की बात सुन नजरें चुराने लगी। तभी हर्षिता की नानी ने कहा, ये तुम्हारा छोटा भाई है, और बच्चे को उठाकर हर्षिता के हाथ में दे दिया। हर्षिता ने हैरानी से कहा, मेरा भाई? पर ये कहाँ से आया? क्या आप और पापा? उसकी नानी ने बात काटते हुए कहा, ओहो कितने सवाल पूछती है तू, ला इसे मुझे दे और जाकर सो जा, और हम सबको भी सोने दे। जो भी पूछना है ना कल पूछ लेना। हर्षिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका छोटा भाई, क्या मम्मी पापा फिर से एक हो गए? हर्षिता ने कहा, पर नानी ने बात काटते हुए कहा, परवर कुछ नहीं, जा तेरी माँ को आराम करने दे। हर्षिता हैरान परेशान सी कमरे में चली गई। कोमल भी उसके पास आकर लेट गई। कोमल ने कहा, दीदी हमारा छोटा भाई कितना क्यूट है ना। हर्षिता ने उसे कहा, तू सो जा, कल सुबह तुझे स्कूल जाना है ना। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, मन में कई सवाल थे। वो फिर उठ
माँ के कमरे की तरफ जाने लगी। कमरे से नानी और उसकी माँ की बात करने की आवाजें उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसकी नानी ने उसकी माँ से पूछा, तो खुश तो है ना ये शादी कर? तारा ने कहा, हाँ माँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। राजीव बहुत ही अच्छे हैं, किसी बात की कमी नहीं है मुझे वहाँ। हर्षिता ये सुन सोचने लगी, पापा का नाम तो मनीष है और माँ किसी राजीव की बात कर रही है, मतलब माँ ने किसी और से शादी कर ली। अंबिका ने तारा से कहा, फिर क्या सोचा तूने हर्षिता और कोमल के बारे में? तारा ने कहा, सोचना क्या है माँ, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। देखो माँ, मैं जब मुंबई नौकरी करने गई वहां मुझे राजीव मिला। हम दोनों को प्रेम हो गया और उसने शादी से पहले ही साफ साफ कह दिया था वो मेरी बेटियों को अपने साथ नहीं रख सकता। इसलिए तो माँ, उन्हें बिना कुछ कहे मैंने ये शादी की। वे दोनों तुम्हारे साथ यहीं रहेंगी। वैसे भी माँ, इस बच्चे के आ जाने के बाद अब मुझे उनसे इतना लगाव नहीं रहा। न जाने उस समय मेरी मति मारी गई थी जो उन्हें मैं अपने साथ ले आई, ये सोच कि इनका निकम्मा बाप इन्हें कैसे संभालेगा। अच्छा होता उन्हें वहीं छोड़ आती तो। मैंने सुना था मनीष 2-3 बार अपनी बेटियों से मिलने आया था। अंबिका ने कहा, एक माँ होकर कैसी निर्मोही जैसी बातें कर रही है। अरे तेरा ही खून है वो, बच्चियां। मनीष आया तो था पर वो बेटियों से नहीं तुझसे मिलने आया था। वो तुझे अपने साथ वापस ले जाना चाहता था पर मैंने कह दिया वे तीनों अब यहाँ नहीं रहती। वैसे भी अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना है कि मनीष ने दूसरी शादी कर ली है। तारा ने कहा, अच्छा हुआ उस निकम्मे से पीछा छूटा। देखो माँ, बात निर्मोही होने की नहीं है। मैं अपनी गृहस्थी में खुश हूँ और मनीष, उसे भी तो अपनी बेटियों की कोई फिक्र नहीं। तो मैं क्यों उन लड़कियों के पीछे अपना जीवन बर्बाद करूं? और हम उनके लिए अच्छे से अच्छा कर तो रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, जरूरतें पूरी कर रहे हैं। समय आने पर शादी ब्याह भी करेंगे और उन्हें क्या चाहिए, मैं बस उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुन हर्षिता भूत बन खड़ी रही। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक माँ इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है। उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में ना सोच उस आदमी से शादी कर ली जो उनकी बेटियों को अपने साथ नहीं रखना चाहता। और तो और हम दोनों बहनों को माँ और नानी ने मिल धोखा दिया, झूठ कहा। मन तो कर रहा था अभी कमरे में जाए और माँ से सवाल करे, आखिर क्यों किया ऐसा हमारे साथ, पर वो ऐसा कर न सकी। रोती हुई छत पर चली गई, बारिश में भीगने लगी। अपनी छोटी बहन के बारे में सोचने लगी, क्या बीतेगी उसके बाल मन पर। वो तो माँ को कितना प्यार करती है। उस रात माँ का वो छिपा हुआ राज उसके सामने आ गया था। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। कुछ देर बाद वो नीचे आई, कपड़े बदल बिस्तर पर लेट गई। अपने पास सोई अपनी छोटी बहन कोमल को निहारने लगी। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन सुबह जब तारा ने हर्षिता से बात करना चाहा तो उसने कोई बात नहीं की। वो नानी और माँ से कटी कटी रहने लगी। कोमल सारा दिन तारा और अपने छोटे भाई के आगे पीछे ही मंडराती रही। हर्षिता उसे रोकना चाहती थी पर चाहकर भी रोक ना सकी। 2 दिन बाद तारा को वापस मुंबई जाना था। वो जाने की तैयारी कर रही थी। कोमल भी माँ के साथ जाने की जिद करने लगी तो तारा ने कहा, अभी तुम्हारी परीक्षाएं हो जाए फिर मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी। न जाने कितने वादे किए तब जाकर कोमल मानी। तारा अकेले कमरे में थी। तभी हर्षिता कमरे में आई और बोली, मैं जानती हूँ आप हमें अपने साथ कभी लेकर नहीं जाएंगी क्योंकि आपने दूसरी शादी जो कर ली है। ये सुन तारा के चेहरे का रंग उड़ गया। हर्षिता ने कहा, कल रात मैंने आपकी और नानी की सारी बातें सुन ली। शर्म नहीं आई आपको अपनी बेटियों से झूठ कहते हुए? कितने स्वार्थी हैं आप। तारा ने कहा, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी पर क्या करूं, मुझे राजीव से प्यार हो गया इसलिए मुझे उसकी शर्त माननी पड़ी। और मेरी उम्र ही क्या थी जब मैं तुम्हें नानी के घर लेकर आई थी। सिर्फ 30 साल। मेरे सामने पूरा जीवन पड़ा था। एक औरत का पति के बिना जीना कितना मुश्किल है ये तुम अभी नहीं समझोगी। यदि मैं तुम दोनों को बताती कि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ
और तुम्हारा सौतेला बाप तुम्हें अपने साथ रखना नहीं चाहता तो तुम कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहते। शादी करना मेरी जरूरत थी। हर्षिता ने जोर से चिल्लाकर कहा। पर हमारे साथ किए धोखे का क्या? हमारी क्या गलती थी जो हमें माँ के प्यार और पिता के दुलार से वंचित रखा? नफरत है मुझे आपसे। आज के बाद आप मेरे लिए मर गई हैं। और कहते हुए कमरे से चली गई। तारा कुछ देर आंसू बहाती रही, फिर अपने बेटे को ले मुंबई के लिए निकल गई। समय बीतता गया। तारा कभी मायके नहीं आई और ना ही हर्षिता ने कभी उससे बात की। कोमल को हर्षिता ने सच नहीं बताया क्योंकि वो अभी सिर्फ 10 साल की थी। उसके मन पर इन सब बातों का क्या असर होता पता नहीं। कोमल अधिकतर तारा से फोन पर बातें करती और अब वो कभी माँ के पास जाने की जिद नहीं करती क्योंकि वो जान गई थी कि माँ सिर्फ झूठ कहती है। पर उसका माँ का मोह खत्म ना हुआ। हर्षिता ने अपनी बहन कोमल को माँ की तरह प्रेम दिया जिससे उसे माँ की कमी महसूस ना हो। हर्षिता अपनी नानी से नाराज तो थी पर क्या करे, उस घर में रहना उसकी मजबूरी थी। नानी ने उन्हें कम से कम माँ और पिता की तरह बीच मझधार में तो नहीं छोड़ा, बस माँ के झूठ में उनका साथ दिया। पर वे भी क्या करती, उन्हें भी बेटी से प्रेम जो था। इसी बात को सोच हर्षिता ने नानी से कुछ नहीं कहा। हर्षिता ने मन ही मन निश्चय कर लिया था वो जल्द ही पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगी और अपनी बहन की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। उसने ग्रेजुएशन किया और बैंक में उसकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई। उसकी ज्वाइनिंग दूसरे शहर थी। वो अपनी बहन कोमल को अपने साथ ले गई पर नानी और मामा के एहसान को कभी नहीं भूली। उधर तारा अपनी जिंदगी में व्यस्त थी। उसने भी हर्षिता से कभी बात करने की कोशिश नहीं की। बस कोमल से जरूर बात हो जाती और उसके हालचाल पूछ लेती। कोमल जब समझदार हुई तो हर्षिता ने उसे ये समझाया कि माँ ने दूसरी शादी कर ली, उनका अपना परिवार था। वो हमें ले जाना तो चाहती थी पर नानी ने इनकार कर दिया क्योंकि हमारे जाने के बाद नानी अकेली हो जाती और उन्हें डर था कि क्या पता हम माँ के उस परिवार में एडजस्ट हो पाते या नहीं और हमारे साथ वहाँ अच्छा व्यवहार होता या नहीं। इसलिए नानी के कहने पर माँ हमें साथ नहीं ले गई। वो अपनी बहन को माँ का स्वार्थ, नानी और माँ के धोखे का सच बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। पर कोमल ये समझ नहीं पाती कि माँ और दीदी एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते। दीदी माँ से नफरत क्यों करती है। कोमल का कॉलेज खत्म हुआ और उसकी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई। नानी और मामा हर्षिता की शादी करना चाहते थे पर हर्षिता ने इनकार कर दिया और कहा पहले कोमल की शादी होगी, कोमल उसकी जिम्मेदारी है। कोमल और अपने ऑफिस में काम करने वाले संदीप से उसे प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। तारा अकेली कोमल की शादी में आई थी। उसने हर्षिता से बात करने की कोशिश भी की पर उसने बात तक नहीं की। हर्षिता 31 साल की हो गई थी पर शादी के नाम से उसे चिढ़ सी हो गई थी। सोचती माँ ने शादी के ही कारण तो हमें अपने प्यार से वंचित किया। खून के रिश्तों से ज्यादा शादी महत्व रखती है तो मुझे शादी नहीं करना। मेरे लिए कोमल ही मेरी बेटी समान है जिसे मैंने सदा माँ के जैसा प्यार दिया। आगे भी उसकी खुशी में ही मेरी खुशी होगी। हर्षिता ने ये सोच तो लिया था पर कोमल के जाने के बाद एक अकेलापन उसे खलने लगा था। जब तब तारा की कोमल से बात होती तो कहती तेरी बहन को समझा, शादी कर ले। कोमल अपनी बहन को समझाती भी पर वो नहीं सुनती। एक दिन तारा ने हर्षिता की खास सहेली मीना के हाथों एक खत भेजा जिसमें लिखा था हर्षिता मुझे माफ कर दे, मैंने जो किया वो तुम दोनों के साथ वो गलत किया पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जल्दी से शादी कर ले। इस तरह अकेली जिंदगी काटना कितना कठिन होता है वो तुझे अभी नहीं एक समय बाद समझ में आएगा। हर्षिता ने खत पढ़ने के बाद मीना को बहुत बातें सुनाई कि क्यों लिया तुमने उनका खत। मैं उनसे नफरत करती हूँ, समझी, सिर्फ और सिर्फ नफरत। और आज अचानक उन्हें मेरी शादी का ख्याल कैसे आया। उन्होंने कभी हमें अपनी बेटी माना होता ना तो यूं हमें लावारिस की तरह
नानी के पास छोड़कर गुलछड़े उड़ाने नहीं जाती। मीना ने कहा, तुम्हें अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए हर्षिता। हर्षिता ने कहा, मैं उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठा रही, पर क्या उन्होंने हमारे साथ सही किया? मीना ने कहा, तुम उनसे मिलकर बात क्यों नहीं कर लेती एक बार? हर्षिता ने कहा, नहीं, मैं उनसे कभी बात तक नहीं करना चाहती। मीना ने कहा, तुम्हारी बातें सही है, पर एक बात कहूँ, सबकी अपनी अपनी सोच है। शादी के बिना जिंदगी अधूरी होती है हर्षिता। कुछ समय के बाद ये अकेलापन तुम्हें काटने दौड़ेगा, समझी? इन सब बातों को भूल आगे बढ़ो जीवन में, तुम्हारे लिए अच्छा है। मीना के जाने के बाद हर्षिता गहन चिंतन में डूब गई और सोचने लगी, मीना ने सही कहा, यह अकेलापन मुझे काटता है। जब भी मैं अकेले बैठती हूँ तो यही सोचती, माँ ने ऐसा क्यों किया, और मन नफरत से भर जाता है। ये अतीत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। आखिर कब तक माँ को दोष दूंगी? उन्हें दोष देने से क्या हासिल होगा मुझे? इन सब से बाहर निकलने का यही तरीका है कि मैं शादी के प्रति अपनी सोच को बदलूं। बहुत सोच विचार कर हर्षिता ने अपनी पसंद के लड़के विकास से शादी करने का फैसला किया। शादी में हर्षिता ने सबको बुलाया, पर अपनी माँ तारा को नहीं। ये गुस्सा था या बदला, जो भी समझे। जब एक माँ इतनी कठोर हो सकती है तो मैं क्यों नहीं? पर एक माँ कैसे रह सकती है? वो बिना बुलाए शादी में अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आई और अपनी बेटी को आशीर्वाद भी दिया। शादी के बाद हर्षिता को समझ आया कि एक जीवन साथी का जीवन में होना क्या महत्व रखता है। कहीं हद तक उसे माँ सही भी लगी, पर यह बात उसे खलती कि माँ स्वार्थी कैसे हो सकती है और वो झूठ कैसे कह सकती है। फिर मन गुस्से से भर जाता। समय बीतता गया। तारा के पति और माँ दोनों दुनिया से चले गए। तारा का बेटा विदेश चला गया। तारा बीमार रहने लगी। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। ये बात कोमल को जब पता चली तो वो उन्हें अपने साथ उनके घर ले आई। जब हर्षिता ने माँ को इस हाल में देखा तो उसका गुस्सा, नफरत सब गायब हो गई और वो उनकी सेवा में लग गई। ये सब देख तारा की आंखें भर आई और उसने माफी मांगते हुए बेटियों से कहा, मैंने तुम्हें छोड़ राजीव की शर्त मान शादी कर सही नहीं किया। मैं प्यार में अंधी हो गई थी, स्वार्थी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे, पर रिश्तों में एक बार जो गांठ पड़ जाए वो कभी नहीं सुलझती। वैसा ही रिश्ता अब भी हर्षिता और तारा का था। कहीं हद तक तारा को अपनी माँ की शादी की बात सही लगती, पर धोखे के बारे में सोच मन फिर से गुस्से से भर जाता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।